ओके, लेट अस स्टार्ट। आज कंसिडर ऐसा करेंगे कि बहुत थोड़ा बेसिक से जाएंगे, सो जिनको बेसिक्स पता है वो लोग थोड़ा सा धीरे से रहेंगे इस सेशन में, क्योंकि आपको आपको भी कुछ चीजें बार बार सुनने से फायदा होने ही वाला है। सो ये मुझको पता है, इस सोच में आप प्लीज सेशन मिस मत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई आर वी हियर, हम लोग क्यों है यहाँ पर, ये थोड़ा सा जाएंगे। टॉपिक आज का भले ही रिस्क मैनेजमेंट है और पोर्टफोलियो एनालिसिस है, वो वहां तक जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन पहले ये समझेंगे हम लोग यहाँ पर आज क्यों है, हमारा सबका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। लर्न हाउ टू अर्न मोर मनी, दैट इज वेरी ऑब्वियस टॉपिक के ज्यादा पैसे हम लोग कैसे कमाएं। लेकिन इस सवाल का एक जवाब हमको शायद नहीं पता है कि हाउ मच मनी इज मोर मनी। कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि आपके लिए मोर मनी का क्या मतलब है? कुछ अमाउंट है आपके दिमाग में? लेट्स स्टार्ट इंटरेक्टिंग इफ पॉसिबल। कोई बताना चाहेगा मोर मनी का क्या मतलब है आपके लिए? 5 करोड़ सर। 5 करोड़, ओके। ओके, 5 करोड़, आपका कुछ कैलकुलेशन था इसके पीछे? असं नाही सर, इतना कैलकुलेशन नहीं था। मतलब बेसिक थिंग्स और इन्वेस्टमेंट के ओके, लिए, फ्यूचर को प्लान के लिए। राइट, राइट। बट ये अच्छी बात है कि कुछ एक अमाउंट लेके आप चल रहे हो। दैट इज गुड, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट हैव दैट अमाउंट इन माइंड। नाउ आई टेल यू, इफ यू डोंट हैव आपका पेन पेपर, अगर आपके साथ में कुछ मैं रूल्स बताऊंगा, आप लिख लीजिए। सो हाउ मच मनी इज मोर मनी, देयर इज वन रूल दैट आई टेल यू। ये रूल आपको कहीं सर्च करके नहीं मिलेगा, आपको इसका एक सपोर्टिंग पार्टनर रूल मिलेगा, जिसको 4% रूल कहते हैं। वो आप ढूंढ सकते हो गूगल में। उसके सपोर्ट से मैंने ये था 300 रूल बनाया है। ओके, राइट दिस डाउन। वाई? बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी योर गाइडिंग स्टार। उसको हम पोल स्टार बोलते हैं, गाइडिंग स्टार रहेगा कि हमको किस तरफ जाना है। बिकॉज एनीथिंग दैट वी डू, इफ यू डू इट विदाउट प्लानिंग, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। अगर ट्रेडिंग हो या कोई भी और काम हो, बिजनेस हो, ये अगर आप एक टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो आप किसी भी दिशा में चलते जाएंगे और सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे। सेम इज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो राइट डाउन दिस 300 रूल। ना हाउ डज दिस 300 रूल वर्क, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक में? अगर आपके यहाँ पे नॉइस हो तो प्लीज माइक बंद रखिए। ओके, कैलकुलेट योर मंथली रिक्वायरमेंट एज ऑफ टुडे। आपका मंथली एक्सपेंसेस या जो भी आपको लगता है, व्हाट इज अ रीजनेबल अमाउंट? ओके, हो सकता है 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, हर एक का अलग अलग हो सकता है। रीजनेबली मैं 30-35,000 कंसिडर करूंगा एक नॉर्मल फैमिली के लिए, आजकल मिडिल क्लास की फैमिली के लिए। So calculate that monthly requirement as of today. That is your first step of this rule. Okay. नोटबुक पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं तो बैठिए, नहीं नहीं लेके बैठे हैं तो प्लीज अपना एक कोई तो पेपर पेंसिल लेके लिख लीजिए, बिकॉज यू विल नीड दिस। नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। इस अमाउंट को आप 300 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 300। Okay, after you multiplied by 300, you will get an amount, and that amount if you have in your equity portfolio, आप सेफली बोल सकते हैं कि मैं रिटायर हो सकता हूँ या मैं काम करना बंद कर सकता हूँ। इक्विटी पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके किसी बैलेंस्ड वाले म्यूचुअल फंड में ये अमाउंट पड़ा हुआ रह सकता है, या किसी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में आपका अमाउंट पड़ा रह सकता है, या अगर आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपने अच्छा बना रखा है तो उसमें भी ये अमाउंट हो सकता है ना। ये अमाउंट कितना है हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, I am taking monthly expense का example as 35,000 for a reasonably middle class family. इस 35,000 को मैं अगर 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1 CR का अमाउंट आता है। ठीक है, अब आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई मेरा 35,000 नहीं है, मेरा टारगेट तो 1 लाख पर मंथ है आज के हिसाब से। और ये जो है इन्फ्लेशन को बिना कंसिडर किए की बात कर रहा हूँ मैं। इन्फ्लेशन को हम लोग आगे आगे जाके कंसिडर करेंगे। ओके, इन्फ्लेशन के साथ ऑब्वियसली चीजें चेंज होती है और वो हमको समझनी है कैसे जाना है। लेकिन विदाउट इन्फ्लेशन थोड़ा सा सिंपल सिंपल जाएंगे, बिकॉज नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो अगर 35,000 आपका मंथली एक्सपेंसेस का अमाउंट आपके दिमाग में है तो आपको 1 CR का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, 35 का आप 1 लाख भी कर सकते हो, लेकिन फिर ये 1 CR का हो जाएगा 3 CR, और फिर वो अनरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। तो उसको हम पकड़ेंगे कैसे उस 1 CR को, ये हमको सोचना पड़ेगा। बट एटलीस्ट ये हमारा अमाउंट दिमाग में आ गया। जो 5 CR बोला था संदीप जी ने, वो उनका शायद 1.5 लाख मंथली एक्सपेंस के हिसाब से कर लिया होगा कैलकुलेशन, या फिर उनको अपना कैलकुलेशन रिवाइज करना पड़ सकता है। ओके, ये समझ में आया पॉइंट सबके? इस 300 रूल किसको नहीं समझा है, किसी को प्लीज पूछिए। एनीवन? या इस पे कुछ डाउट है आपको, लगता है कि ये रूल? So let's move ahead. So write down this rule and try to follow this rule.
अब ये जो टारगेट है ये शिफ्ट होता जाएगा। ओके, 1 CR जो टारगेट हमने अभी एग्जाम्पल के लिए लिया था, ये 2025 का टारगेट है। अगर आज मेरे पास 1 CR है तो मैं रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ये हमारे टारगेट को शिफ्ट करता रहेगा। ओके, अब इसको हम कैसे समझे, क्योंकि ये एक चीज है जो हम हमारे ध्यान में नहीं आती है कि 1 CR जो 2025 का है वो 2035 में कितना होगा, 2045 में कितना होगा, 2055 में कितना होगा, 2065 में कितना होगा। इसका आंसर हमारे पास हमेशा से सही सही नहीं होता है। अगेन इसके लिए मैं और एक रूल आपको सिखाऊंगा और उसको लिख लिख लीजिए। ये रूल आपको बहुत पॉपुलर रूल है, ये आपको मिल जाएगा, गूगल भी करेंगे तो आपको ये रूल मिल जाएगा, लेकिन हमको ये पता होना जरूरी है। रूल ऑफ 72 कहते हैं इसको। ओके, ये किस लिए यूज होता है ये समझ लीजिए। अगर हमारे पास एक अमाउंट है एक्स, ओके, एक पैसे की राशि है, धनराशि है, या एक नंबर है एक्स। अब ये इन्फ्लेशन के कारण से ये अमाउंट जो है ये बढ़ती रहनी चाहिए, तो ये किस रेट से बढ़ रही है ये हमको पता होना चाहिए। तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है उस अमाउंट का हमको पता होना चाहिए। अभी एनुअल ग्रोथ रेट क्यों एनुअल बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है जब फाइनेंसेस की बात आती है। एफडी का रेट जो है वो साल का होता है, इन्फ्लेशन जो होता है गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वो भी साल का होता है। ठीक है, तो साल का कितना होता है, तकरीबन 7 या 8% इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ओके, और हम लोग ये मानते हैं मोस्टली फॉर एसेंशियल आइटम्स, जो जरूरी चीजें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, उनको 7% से उनकी महंगाई बढ़ती है। अब ये जो नंबर है एनुअल ग्रोथ रेट का, डिवाइड 72 बाय दिस नंबर, मतलब 72 डिवाइड बाय 7 हम लोग कर सकते हैं। इससे हमको क्या मिलेगा, हमको ये जो आंसर मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल द मनी टू 2x। मतलब x अमाउंट का 2x अमाउंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये एनुअल ग्रोथ के ऊपर निर्भर है। एनुअल ग्रोथ अगर हमको पता है तो हम ये अमाउंट ऑफ ईयर्स निकाल सकते हैं कि दुगना पैसा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अज्यूम्ड टू बी 7%। ओके, तो अगर 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो चीजें दुगनी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, चीजों के दाम दुगने होने के लिए कितना टाइम लगेगा। पेट्रोल अगर आज 100 रुपए है तो 200 रुपए हमको कब पेट्रोल 200 रुपए में मिलने वाला है, तो वो आंसर है 10.2 ईयर्स, बिकॉज 72 डिवाइड बाय 7 हम लोग करेंगे। ये 72 हमेशा स्टैटिक रहेगा। ये थंब रूल है, ये एकदम मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्टली इतना ही होगा, लेकिन ये थंब रूल है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम सिंपली कैलकुलेशन कर पाए। क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जो हमको 6th स्टैंडर्ड में स्कूल में सिखाया गया था। अभी भी अगर आपके बच्चे 6th 7th स्टैंडर्ड में, तो उनके बुक में आप ये चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत आज नहीं है। आज हमारे पास एक्सेल है जिसमें XIRR नाम का एक फॉर्मूला है, जो हम लोग अगर यूज कर ले तो वहां पर भी हमको ये आंसर इजीली मिल सकता है। लेकिन उससे आसान है रूल ऑफ 72 को याद रखना। 72 डिवाइड बाय 7, आंसर इज 10, विच मीन्स भारत में 10 साल बाद आपको आज जितने पैसे आपको महीने की जरूरत पड़ती है, 10 साल बाद आपको डबल द अमाउंट लगने वाला है। ओके, अभी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास आज 1 CR का टारगेट है, लेकिन आज 1 CR हमारे पास अगर नहीं है और हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए टारगेट कर रहे हैं 10 साल या 20 साल या 30 साल या 40 साल, डिपेंडिंग ऑन योर एज, ये अलग अलग होगा। जिसकी आज उम्र 25 साल है वो हो सकता है 20-25 साल आगे की बात सोच रहा हो, जिसकी आज उम्र 45 है उसके पास शायद 10 या 15 ही साल बचे हैं ये पूरा टारगेट अचीव करने के लिए। तो इस हिसाब से हमारा टारगेट क्या होगा, ये आपका इस ईयर के हिसाब से है। मैंने सिंपल किया है थोड़ा सा, 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल। ओके, सो 2035 में या आज के 1 CR का जो हमारा टारगेट है, हमारा 2 CR हो जाएगा, 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा। उसके अगले 10 ईयर्स में फिर से डबल हो जाएगा, दैट इज 4 CR। उसके अगले 10 ईयर्स में फिर से डबल हो जाएगा, विच इज 8 CR। उसके अगले 10 साल में 2065 में फिर से डबल हो जाएगा टारगेट, 16 CR। आप टारगेट तक कब पहुंचते हो उसके ऊपर आपका टारगेट डिपेंड करेगा। आप अगर प्लान कर रहे हो 2035 में पहुंचने का तो आपको 2 CR तक पहुंचना है। 2045 अगर आपका टारगेट हो तो आपको 4 CR तक पहुंचना है। एंड ऑल दिस इज एज्यूमिंग कि आपका आज का मंथली एक्सपेंस 35,000 के आसपास है। ओके, ये बात समझ में आई सबके? तो अर्लियर द बेटर। अब ये हम कैसे करें, हमारे पास आज मोस्टली हमको कहा जाता है सेविंग का साधन जो है SIP है। अगर SIP से हम लोग पैसे ग्रो करें तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, FD से नहीं होंगे। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द व्हीकल्स दैट वी हैव। ओके, हमारे पास क्या व्हीकल्स है जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं। अगर आप पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो रिस्क बहुत कम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 2% है, बैंक हमको 2% से रिटर्न देती है हर साल।
लेकिन इन्फ्लेशन 7 या 8% हम एज्यूम करें, तो हमारा पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न जो है -5% है। मतलब कि हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, 5-5% से घट रही है। जैसे मैंने अभी बताया, 100 रुपए का पेट्रोल 10 साल में 200 रुपये हो जाएगा। यही 100 रुपये अगर आप बैंक में रखोगे 2% इंटरेस्ट पे, तो उसके तकरीबन तकरीबन 10 साल में 130 रुपये हो जाएंगे, लेकिन पेट्रोल पहुंच जाएगा 200 रुपये पर। तो मतलब हमारे पैसे की वैल्यू डिग्रेड हुई। परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं इसको। परचेसिंग पावर हमारे पैसे की कम हुई, भले अमाउंट के तौर पे 100 रुपए का 130-135 हो गया, बट उसको खरीदने की जो क्षमता है उसकी वो कम हो गई। ओके। लेकिन लिक्विडिटी जो है काफी हाई है इसमें। लिक्विडिटी क्या क्या मतलब होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी, ये तीनों चीज देखनी पड़ती है। रिस्क का मतलब है कि पैसे डूबने के चांसेस कितने हैं या कम होने के चांसेस कितने हैं, उसको हम रिस्क कहते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने परसेंट मिलेंगे, उससे हमको समझेगा कि ये अमाउंट बढ़ के कितनी हो जाएगी, या इन्फ्लेशन को ये मात दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। लिक्विडिटी का मतलब है पैसे भले ही बढ़े, लेकिन अभी मेरे हाथ में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या कितनी जल्दी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से लिक्विडिटी के मेजर पे सेविंग्स अकाउंट बहुत हाई माना जाएगा, क्योंकि मेरे पास कैश इमीडिएटली विड्रॉ करके बैंक से मैं ले सकता हूँ। ओके, सो लिक्विडिटी के कॉलम में इसके लिए हाई लिखा गया है फॉर सेविंग्स अकाउंट। उसके बाद जो है पॉपुलर पार्ट, पॉपुलर वाला इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो लोगों का है वो एफडी या आरडी है। हालांकि अभी एफडी में काफी इन्फ्लोज कम हो रहे हैं लोगों के, पीपल आर मूविंग टू म्यूचुअल फंड्स वेरी फास्ट। सो एफडी एंड आरडी रिस्क इज लो, नॉट वेरी लो बट लो, क्योंकि एफडी में भी पैसे डूब सकते हैं। इफ द बैंक क्लोजेस डाउन, बैंक ओनली हैज अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज। आपकी किसी भी बैंक में 5 लाख से ज्यादा की अमाउंट अगर एफडी में पड़ी है, तो उसके ऊपर एफडी प्लस डिपॉजिट दोनों मिला के गवर्नमेंट की तरफ से उसका इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए तक का होता है। इनफैक्ट आज कल ही एक प्रपोजल आया है कि ये इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो 8 लाख से 12 लाख तक बढ़ा दिया जाए। ये कल ही प्रपोजल आया है आरबीआई की तरफ से, लेकिन ये अभी के लेवल पे 5 लाख रुपया आपका इंश्योरेंस है हर बैंक अकाउंट का, भारत की हर बैंक में। किसी भी बैंक में आपका 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है तो वो इंश्योर्ड नहीं है, 5 लाख तक ही इंश्योर्ड है। ओके, सो 6% रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफडी से। ये भी इन्फ्लेशन से 1-2 टका नीचे ही होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी इसकी मीडियम लेवल है। एफडी तोड़ने में हमको कुछ दिन लगते हैं, लेकिन हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी इज गुड। उसके बाद पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, इस टाइप की योजना है, या मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसीज, एलआईसी पॉलिसीज में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनके रिटर्न्स अगेन 7% फ्रॉम गवर्नमेंट, 4%, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज गिव यू 4% रिटर्न। दोनों ही पोस्ट इन्फ्लेशन नेगेटिव ही कहे जाएंगे, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में ये दोनों ही बहुत लो है। ओके, 20-25 साल का लॉक इन इसमें लगता है, उसके बाद ये पैसे बाहर निकलेंगे, तो लिक्विडिटी के पैरामीटर पे ये बहुत लो हो जाता है। गोल्ड अगेन रिस्क इज लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 10% है। रिटर्न्स पोस्ट इन्फ्लेशन हमको मिल सकते हैं 1-2 टका, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है गोल्ड। और लिक्विडिटी मीडियम है, क्योंकि गोल्ड अगर आपके पास फिजिकल है तो आप कैसे बेचोगे, उसको बेचने में जो तकलीफें होंगी, इसके लिए इसको लिक्विडिटी मीडियम कहा गया है। देन देर इज म्यूचुअल फंड विच इज मॉडरेट रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12%, रिटर्न्स पोस्ट इन्फ्लेशन भी हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। लिक्विडिटी भी हाई है। म्यूचुअल फंड में अगर आप सेल करते हो म्यूचुअल फंड को, तो 2 दिन में आपके पैसे बैंक में आ सकते हैं, इसके लिए ये भी हाई लिक्विडिटी में आता है। और उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है ट्रेडिंग, रिस्क इज हाई, रादर आई हैव मार्क्ड इट रेड। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें से हमको 12 की बजाय रीजनेबल रखना चाहिए। इसमें लोग 100 या 200% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो हमको नहीं रखनी चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए 30%, क्योंकि फिर भी वो पोस्ट इन्फ्लेशन 20-22% दे सकता है। लिक्विडिटी इसमें भी हाई है, आप किसी भी दिन ट्रेडिंग को रोक के आपका कैपिटल लेके जा सकते हो, इसलिए लिक्विडिटी में ये भी हाई है, लेकिन रिस्क इज वेरी हाई। ओके, ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ट्रेडिंग के जो है, ट्रेडिंग के रिस्क जानने से पहले क्विकली जो लोग नए हैं उनको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हु एम आई एम अविनाश जादव, बीटेक और एमबीए मेरे क्वालिफिकेशंस है। सैलरीड जॉब में अभी भी मैं हूँ, रिसर्चर के तौर पे काम करता हूँ। ओके, आई एम ऑटोमेशन डेवलपर सर्टिफाइड फ्रॉम यूआई पाथ। आईआरडीए सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर की एग्जाम भी मैंने पास की है। एनआईएसएम की एक डेरिवेटिव ट्रेडर्स की एग्जाम होती है, डिफिकल्ट होती है काफ़ी है, इसको भी मैंने पास किया हुआ है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट, एएसक्यू ग्रीन बेल्ट का क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, और एनआईएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी मैंने क्वालिफिकेशन पास किया हुआ है। ओके, सो दिस इज मी इन शॉर्ट। इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है, क्वेश्चंस है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या इवन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, अगर आप में से कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, आपके पास किसी इस तक का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटके है तो अलग से पूछ सकते हैं, या आज के टॉपिक में भी एंड में पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज माय सर्टिफिकेशन फॉर इंश्योरेंस, दिस इज माय सर्टिफिकेशन फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग,
ओके, सो लेट्स कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का जब बात आता है तो लोगों को लगता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑनलाइन ट्रेडिंग, एंड इसमें जब जाएंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सारे ट्रेडिंग्स के प्रकार हमको समझ लेने चाहिए, और उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। वन इज इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग। स्टॉक जो है इंडियन स्टॉक्स में, इंडियन डीमैट अकाउंट्स में, ऑथोराइज वाले डीमैट अकाउंट्स में जो आप स्टॉक्स को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग दूसरा प्रकार होता है। इन दोनों में फर्क ये होता है कि इंट्राडे में आप सेम डे को किसी स्टॉक को लेके बेच सकते हो, और इंट्राडे में आप और एक चीज कर सकते हो जो नॉर्मली नॉन इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं, वो है कि आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट माने आप सुबह सेल करके दोपहर को मार्केट बंद होने से पहले उसको खरीद सकते हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गो टू माय अकाउंट हियर, लेट्स गो फॉर सम स्टॉक। किसी स्टॉक का अगर चार्ट आपको स्पेसिफिक देखना है तो आप बता सकते हो। एनी चॉइस ऑफ एनी पॉपुलर स्टॉक, लार्ज कैप का बताइए प्लीज, बड़ा कंपनी जो सबको पता हो। एग्जांपल्स। Reliance. रिलायंस फिलहाल इज गोइंग डाउन सिंस मेनी डेज। रिलायंस के चार्ट पे हम जाते हैं तो इंट्राडे में आपको बताता हूँ कि फर्क क्या है, इंट्राडे इंट्राडे लोग क्यों करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनको पता चलेगा कि क्यों इतना अट्रैक्शन है। अगर रिलायंस का स्टॉक मुझको ट्रेड करना है इन स्विंग ट्रेडिंग कैश मार्केट, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड का क्या मतलब होता है कि मैंने अगर ये स्टॉक 12 फरवरी को बाय किया 1219 में, 1220 रुपये में मैंने इसको बाय किया, तो इस दिन के एंड में इस स्टॉक की डिलीवरी मेरे पास आ जाएगी, मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। और ये मैंने स्टॉक जीरोदा से लिया है, शेर खान से लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माई डीमैट अकाउंट इज विद एनएसडीएल। एनएसडीएल नाम की कंपनी है जो हमारे डीमैट अकाउंट्स को मैनेज करती है। रिलायंस का स्टॉक एक मेरे डीमैट अकाउंट में आके रह जाएगा। उसके बाद जीरोदा से लिया है, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली बेचने के लिए मुझको जीरोदा से ही बेचना पड़ेगा, बट जीरोदा इज नॉट होल्डिंग द कस्टडी ऑफ दैट स्टॉक, द कस्टडी इज विद मी। मतलब मैंने उसका डिलीवरी ले लिया। ओके, उस डिलीवरी के लिए मेरा जरूरी क्या है कि मैंने उस स्टॉक को इस दिन में खरीदा है और दिन के अंत तक नहीं बेचा है। अगर ऐसा हुआ तो ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कही जाएगी। ओके, लेकिन अब ये आज का दिन नहीं है, ये है 12 फरवरी, और ये है आज का दिन 21 फरवरी। ओके, सो इफ आई बाई इट ऑन 12 फरवरी एट 12:20 एंड मैं सेल करता हूँ आज 12:28 में, तो ये 8 रुपीज का प्रॉफिट मुझको हो जाएगा 10 दिन होल्ड करके। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, मैं अभी 5 मिनट का चार्ट बताता हूँ आपको। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर इस स्टॉक को मैं आज दोपहर को 1:45 का ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 1:45 को मैं इसको 12:23 में खरीद के अगर मैं इसको 15:05 मतलब 3 बजे 12:29 में बेच दूं, ओके, आधे एक घंटे में मैं इसको बेच दूं, तो मुझको सेम फायदा होगा 12:20 से लेकर 12:28 तक। 8 रुपए का फायदा मुझको सेम डे में हो जाएगा। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, इंट्राडे में मैं ये भी कर सकता था कि मैं सुबह 21 फरवरी फरवरी का ये चार्ट मुझको दिख रहा है, दिस इज 10 AM, ये 10 बजे का चार्ट है। 1237 पे मैं पहले बेच दूं स्टॉक विदाउट हैविंग इट, मैंने खरीदा नहीं है, मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं इसको बेच दूं सुबह, उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और उसको मैं यहाँ पर दिन के दोपहर में 1-1:30 बजे मैं इसको वापस से खरीद लूं। ओके, इस प्रकार की ट्रेडिंग इंट्राडे में पॉसिबल है। आई कैन सेल द स्टॉक फर्स्ट एंड देन बाय इट। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ नहीं है तो भी मैं पहले बेच सकता हूँ और बाद में खरीद सकता हूँ। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे में ये शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग करने की कैपेसिटी हमारे पास इंट्राडे में ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं बेचूं और कल खरीद लूं, वो नहीं कर सकते। इसके लिए ये सिर्फ इंट्राडे में अलाउड है। ये दूसरा अट्रैक्शन इंट्राडे लोग करते हैं। और तीसरा अट्रैक्शन है कि इंट्राडे करने के लिए लोगों को लिवरेज मिल जाता है। लिवरेज का मतलब है कि आपके पास अगर 1200 रुपया नहीं है, आपके पास मान लो 300 रुपया है, फिर भी आप एक रिलायंस का स्टॉक सेल करके बाद में खरीद सकते हो। आपको लिवरेज मिल जाता है ब्रोकर की तरफ से, आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, या आपके कम पैसे में ही वो ट्रेड अलाउ होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट लॉस होता है वो रियल अमाउंट में होता है, सिर्फ आपकी जो ब्लॉक हुई अमाउंट है वो छोटी होती है। ओके, तो ये करना इसके लिए रिस्की है। ओके,
सो इसके लिए हमको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। जो भी बिगिनर्स हैं उनको इंट्राडे में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। हम डिटेल में और जाएंगे, पहले कुछ प्रकार और देख लेंगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज सिमिलर टू दिस, ओनली थिंग इज अगेन इसमें डिलीवरी नहीं मिलती है। ओके, अभी मैंने बताया डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी होती है कि वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आके बैठ गया, आपके डीमैट में आपको वो दिखेगा और एक जगह पे दिखेगा। मैं आपको इस पॉइंट पे और एक चीज सिखा देता हूँ। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है या किसी भी आपका डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स होल्डिंग है, तो आप सारे स्टॉक होल्डिंग्स आपके एक जगह पे कैसे देख सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। इफ यू गो टू योर इनबॉक्स, आपके सारे डीमैट अकाउंट्स में और म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक ही ईमेल आईडी दिया है, तो आपके ईमेल आईडी पर ये रिपोर्ट हर महीने आता है। ओके, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, एनएसडीएल कैश। ओके, एनएसडीएल कैश आप सर्च करोगे तो आपको ये रिपोर्ट आ जाएगी। ओके, दिस इज, आई एम जस्ट शोइंग हाउ आई डाउनलोड माय रिपोर्ट। Now this is the report that I can download और open। इसमें आपका जो पैन कार्ड रहेगा, ये आपका पासवर्ड रहेगा और ये आपकी पूरी पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखा देगा। सारे डीमैट अकाउंट्स अलग अलग दिखाई देगा और सारे म्यूचुअल फंड भी अलग अलग आपके दिखाई देंगे। पिछले 12 महीने का जो ट्रेंड है वो सब आपको दिखाई देगा। ये आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग किया है रिलायंस के स्टॉक में, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। आपने बाय किया होगा, लेकिन ये क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी एक लॉट साइज होती है। मतलब कि रिलायंस के आप एक साथ 250 या 500 स्टॉक्स ही खरीद सकते हो, एक या दो स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। उसके बाद फ्यूचर्स में आपको एक मार्जिन मनी देना पड़ता है जनरली, जो टोटल अमाउंट के 30% ही होता है। ये दूसरा अट्रैक्शन है क्यों फ्यूचर्स ट्रेडिंग लोग करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस होता है वो रियल होता है, रियल अमाउंट पे होता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। भले ही आपको टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग 10 लाख का होगा, लेकिन आपको 2 ही लाख मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो पूरे 10 लाख के हिसाब से होगा। लेकिन उसमें आपके एनएसडीएल कैश में वो रिलायंस नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दिस इज, यहाँ पर वही चीजें दिखाई देती है जो आपके डिलीवरी ट्रेड में डिलीवर हो चुकी है, आपके डीमैट में डिलीवर हो चुकी है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज नॉट डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, तो अगर आप करते भी है तो ये रिस्क समझ लीजिए कि डिलीवरी नॉन डिलीवरी में क्या फर्क है। उसके बाद आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगेन दिस इज फर्दर रिस्की, इसमें और भी कम पैसे लगते हैं, इसके लिए लोग करते हैं। लेकिन इसके डायनामिक्स नहीं समझो तो इसमें भी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। कमोडिटी ट्रेडिंग सेम थिंग। कमोडिटी का मेरा एक ट्रेड अभी चल रहा था, फॉर एग्जांपल सिल्वर का, आई थिंक। ओके, सो क्रूड ऑयल, दिस इज द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज। सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, जिंक, इन सारे कमोडिटीज में ट्रेडिंग होता है। ओके, ये भी एक प्रकार से फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही होता है। ओके, लेकिन इसको भी करने के लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की नॉलेज जरूरी होती है। उसके बाद थोड़े रिस्की और प्रकार आ जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप। जैसे MT4 नाम का एक ऐप है, या आपके पास बॉट प्रो नाम का कोई डील लेके आया होगा रिसेंटली, उसका बहुत क्रेज चल रहा है बॉन्ड्स का। देयर आर CFD एप्स। CFD एप्स अगेन इज CFD इज फॉर, दिस इज नॉट फॉर डिलीवरी। CFD का मतलब होता है कि आप अगेन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करो, कोई भी चीज डिलीवर आपको होगी नहीं। और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। ओके, इन सारे प्रकारों में इंट्राडे इज नॉट फॉर बिगिनर्स। स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, दिस इज बिगिनर्स कैन डू। इनको थोड़ा बहुत MF का, म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है, कुछ पोर्टफोलियो बना रखा है, SIP कर रहे हैं, या लमसम में कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो लोग स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगेन हाई रिस्क है, लेकिन ये रेगुलेटेड है। ये NSE और BSE की तरफ से रेगुलेट होता है, लेकिन इसमें कैपिटल और रिस्क दोनों हाई होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम है, कमोडिटी ट्रेडिंग भी सेम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है, ये भारत सरकार की तरफ से ये रेगुलेट नहीं होता है। ओके, तो इसमें हमको बहुत ही ध्यान से इसको अवॉइड करना है। CFD एप्स, अगेन मिंट CFD नाम का एक ऐप आजकल बहुत उसके रील्स वगैरह में देख रहा हूँ। तो ये भी अनरेगुलेटेड ऐप्स है, मतलब कि इसमें आपको दिखेगा कि आप रिलायंस खरीद रहे हो, रिलायंस बेच रहे हो, लेकिन ये इंट्राडे की तरह से चलता है। सिर्फ इसके पास डेटा जो है वो रियल डेटा है, तो NSE की तरफ से उनको मिलता है। लेकिन आप जो पैसा दे रहे हो वो किसी भी डिलीवरी ट्रेड में नहीं दे रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो और वहीं से आपको विड्रॉल मिल रहा है। इसके लिए ये भी अनरेगुलेटेड है। यहाँ पर 100 टाइम्स तक की लीवरेज दी जाती है। इसको कैसे समझे हम लोग कि CFD ऐप है या रेगुलर ऐप है। यहाँ पर 100 टाइम्स तक की लीवरेज दी जाती है, मतलब कि 1200 रुपए का रिलायंस का स्टॉक आपको 12 रुपए में भी ट्रेड करने के लिए दिया जाता है। ओके,
ये इसमें फर्क है। क्रिप्टो करेंसी अगेन ये भी अनरेगुलेटेड है, इसमें बहुत सारे फेक क्रिप्टो करेंसीज है। आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला जो है और जेन्युइन है वो दो तीन बिटकॉइन है, इथीरियम है। ये दो तीन ही टॉप के जो है वो जेन्युइन हम कह सकते हैं। बाकी जो 3 लाख कॉइन है उसमें कौन सा जेन्युइन है कौन सा नॉन जेन्युइन या स्कैम है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको भी हम लोग हाई रिस्क या अनरेगुलेटेड में क्लासीफाई करते हैं। अब ये ट्रेडिंग के रिस्क हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ओके चलो लेट्स मूव अहेड। डोंट, तो अवॉइड कैसे करें? रिस्क, ट्रेडिंग रिस्की है सब लोग जानते ही है, लेकिन क्या नहीं करना है एटलीस्ट मैं इतना बता दूं। डू नॉट बोरो एंड ट्रेड। हमको कभी भी ट्रेडिंग में किसी से पैसा बोरो करके नहीं करना है। आप अपने पैसे खो सकते हो, लेकिन आप दूसरों से लिए हुए पैसे खो गए तो बहुत ही आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी एंड ट्रेडिंग विल स्टार्ट डिक्टेटिंग योर लाइफ इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये कभी भी नहीं करना है। कर रहे हैं तो प्लीज 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 तुरंत स्टॉप करिए। नेक्स्ट इज अवॉइड अनरेगुलेटेड मार्केट्स। अभी मैंने बताया रेगुलेटेड मार्केट्स कौन से हैं, अनरेगुलेटेड कौन से हैं। जो भारत की सरकार के अ, अधीन जिसका चलन होता है, जिसमें आप रुपीज में ट्रेड करते हो, जहाँ पे आप आपका पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करते हो, वो सारे रेगुलेटेड कह सकते हैं। एनएससी की तरफ से आपके डीमैट अकाउंट्स हैं। अगर आप कोई डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं जैसे कि जीरोधा है, शेरखान है, अपस्टॉक्स है, फ्लैट ट्रेड है, अलिस ब्लू है, ये पॉपुलर जो नाम है, इसके अलावा कहीं आपने अगर डीमैट अकाउंट खोला है तो आप प्लीज उस डीमैट अकाउंट की कंपनी का नाम सेबी की वेबसाइट पर जाकर चेक करिए। सेबी की तरफ से एक वेबसाइट पर बताया जाता है कि कौन से वाले डीमैट अकाउंट्स ऑथोराइज्ड है, कौन से वाले अनऑथोराइज्ड है या जिनको बैन किया जा चुका है। तो आप प्लीज अपना डीमैट अकाउंट चेक करिए अगर ये पॉपुलर डीमैट अकाउंट में से नहीं है तो। हाई रिस्क ट्रेडिंग जो है मैंने अभी जो बताया, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे, सीएफडी, अनरेगुलेटेड एप्स लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स, बाइनरी ऑप्शन के एप्स हैं, इनको अवॉइड करिए। रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। जो आप लूज करते हो, जिस पैसे को लूज करके आपकी लाइफ इंपैक्ट नहीं होती है, बस उतना ही पैसा आपको रिस्क करना है ट्रेडिंग में। अनरियलिस्टिक डील्स लेके कुछ लोग आपके बताएंगे कि ये वाला ऐप है 4% मंथली करता है, ट्रेडिंग करता है, कमोडिटी ट्रेडिंग से 2% वीकली देता है। इस तरह की अनरियलिस्टिक जो डील्स है उससे प्लीज बचिए। और उनको एक सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ सिंपल आपको, कि आपके पास जब वो ये डील लेके आते तो वो क्या कहते कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए कीजिए और 4,000 मंथली आपको मिल जाएगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, ऑटोमेटेड एल्गो सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग करता है और आपको बस 1 लाख इन्वेस्ट करना है, हर महीने आपको 4-4 हजार मिल जाएगा। अब इनको मैं पर्सनली एक सवाल पूछता हूँ ऐसे लोगों को कि यू आर गोइंग बिहाइंड people who are middle class, lower middle class, upper middle class, and you are asking them for 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे बैठे हैं जिनके पास 10 करोड़, 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए है। आप इतनी अच्छी डील है तो उनको जाके मिल सकते हो, आपको एक शॉट में वो 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप 1-1 लाख रुपए के लिए 10,000 लोगों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ओके, हैव एनीवन फेस दिस? बॉट ब्रो नाम का एक ऐप है, कोई आया है क्या आपके पास लेके बॉट ब्रो? कोई है जिनको बॉट ब्रो का ऐप का ऑफर आया है, 4% मंथली रिटर्न मिलेगा, ऐसा कोई है? प्लीज लेट्स डिस्कस, अगर है तो इट विल बी गुड इंटरेक्टिव सेशन, लोगों को सीखने को मिलेगा आपके। अगर आपको लॉस भी हुआ है तो भी डिस्कस करिए, डेंजरस चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए तो बाकी लोगों को अगर फायदा हो तो हम लोग इससे छुपना नहीं चाहिए। एनीवन है जो बॉट ब्रो में इन्वेस्ट कर रहा है या उनको कोई ऑफर आया था इस प्रकार का? ओके, मैं 2 बार बॉट ब्रो की मीटिंग में एक बंदे के साथ बैठा हूँ, तो वो मैं उसको वही सवाल पूछा था कि आप 1-1 लाख रुपए लेने के लिए 10 लोगों के पीछे दौड़ो, उससे अच्छा है कि बड़े इन्वेस्टर के पास जाओ, इतना जेन्युइन ऐप है तो वो तो दे देगा ना, 10 करोड़ 100 करोड़ दे देगा। बट वो लोग उनके पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो इन्वेस्टर होते हैं काफी नॉलेजेबल होते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और आपकी बॉट ब्रो जैसी जो स्कीम्स है उसमें स्कैम वो जल्दी पकड़ लेंगे। जो 1-1 लाख रुपए जिनकी कैपेसिटी है वो लोग उसको नहीं पकड़ते, लालच में आ जाते हैं। डू नॉट हैंड ओवर योर अकाउंट और यूजर पासवर्ड टू एनीवन। मैं आपके अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ, प्रॉफिट करवा दूंगा, इस तरह से प्लीज 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 कोई भी अकाउंट हैंडल करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। किसी भी तरह की साइबर क्राइम सेल, पुलिस, गवर्नमेंट, आरबीआई आपकी हेल्प नहीं कर सकती अगर आपने खुद किसी को यूजर आईडी और पासवर्ड हैंड ओवर किया है। प्रॉफिट शेयरिंग और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल एग्री न करिए। इवन जेन्युइन डीमैट लाइक शेखा, अगर आपका डीमैट अकाउंट है उनके पास भी पीएमएस होता है, जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम कहते हैं, वो भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते। लॉस हो गया तो आपकी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपसे साइन करवा लेते हैं।
ओके, या तो वो क्लिक की तरफ से होगा या फिजिकल पेपर पे साइन होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऑलरेडी 10 या 20 या 30% टैक्स दे रहे हैं अपनी सैलरी के ऊपर। अगर किसी ने आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट करवा भी दिया तो उसके ऊपर 20,000 रुपये टैक्स, 2,000 रुपये टैक्स भरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। फिर अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग उसको चला गया तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। सो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये तो डोंट डू हो गया। अब डूज हम क्या कर सकते हैं? चलो बहुत नेगेटिव बात हो गई कि ट्रेडिंग के लिए क्या नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? ओके, राइट टाइप ऑफ ट्रेडिंग से शुरू करिए। सबसे आइडियल जो है डिलीवरी बेस्ड स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग है। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं, इसमें आपके पैसे चले गए लेकिन आपके हाथ में एक चीज आई जिसको हम रिलायंस का स्टॉक कह सकते हैं। रिलायंस के स्टॉक की ओनरशिप आपके पास आ गई, रिलायंस की कंपनी की एक पार्ट ओनरशिप आपके पास आती है। अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस पीरियड में तो वो डिविडेंड के पैसे आपके बैंक में आते हैं। अगर कंपनी कोई डिसीजन लेने वाली है तो आपको वोटिंग राइट मिलता है कि आप वोट कर सकते हो उस डिसीजन के लिए। भले आपके पास क्वांटिटी कम होगी लेकिन आपको उतना वेटेज मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप कंपनी की मालिकों की लिस्ट में आप ऐड हो गए। अगर कंपनी का स्टॉक का रेट नीचे भी जाता है तो भी आपके हाथ में उस कंपनी का एक पार्ट है जिसकी मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। अब किस कंपनी की वैल्यू हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस पे जाएंगे। सेकंड पॉसिबल वे इज स्टार्ट विद ईटीएफ्स। अब ईटीएफ्स क्या होता है, जिसको नहीं पता है उनको बता दो। ईटीएफ्स आर, ईटीएफ को कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओके, अगर आपको लिस्ट पूरी देखनी है तो आप सीधे एनएससी पे चले जाइए, एनएससी ईटीएफ सर्च में डाल सकते हैं। एनएससी की ईटीएफ की पेज खुल जाएगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ईटीएफ की पेज खुल जाएगी। इसमें सारी ईटीएफ की लिस्ट आ जाएगी। ईटीएफ का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन ये मार्केट में ट्रेड होता है दिन भर। नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो आपका होता है वो ट्रेड नहीं होता, वो शाम को उसका रेट डिसाइड होता है जिसको एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। आप 12 रुपये, 15 रुपये, 200 रुपये पे खरीदते हो, उसका रेट क्या है ये आपको अगले दिन शाम को ही पता चलता है, दिन भर बिल्कुल पता नहीं चलता। क्योंकि उस म्यूचुअल फंड ने जो भी स्टॉक्स खरीद रखे हैं उसका पूरा जो क्लोजिंग टाइम का प्राइस है उसको लेके म्यूचुअल फंड की शाम की प्राइस बनती है और आपको 4:30 5 बजे डिक्लेयर की जाती है। ईटीएफ्स में फर्क ये है कि आप उसको दिन भर में मार्केट जब चालू है तभी ही खरीद सकते हो और उसके बाद नहीं खरीद सकते, और आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के लिए जरूरी नहीं है डीमैट अकाउंट होना, लेकिन ईटीएफ्स के लिए जरूरी है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब ये सारी लिस्ट है डीमैट ईटीएफ्स की, ईटीएफ के पेज के ऊपर तकरीबन 200 250 ईटीएफ्स है। इसको मैनेज करने वाली कंपनियां भी वही है मोस्टली जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जैसे ये एलआईसी है, ये कंज्यूम बीज जो है ये निप्पॉन का है, ये एचडीएफसी नेक्स्ट 50 है, एचडीएफसी का है। ओके, कंज्यूम ईटीएफ, जूनियर बीज, ये नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है उसके ऊपर बेस्ड ईटीएफ है। तो ये सारी ईटीएफ कोई ना कोई कंपनी मैनेज करती है। अब इसमें से हमको कौन सा लेना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको और एक चीज समझनी जरूरी है कि इसमें आपको ये वॉल्यूम को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप खरीदने जाओगे इस ईटीएफ को, मार्केट जब चल रहा है तो इसको खरीदने जाओगे, मान लो हम लोग लेट्स गो टू हाईएस्ट वॉल्यूम, गोल्ड का भी एक ईटीएफ है, गोल्ड बीज, फार्मा बीज, इसको हम खरीदने जाएंगे और अभी 21 रुपीज 20 पैसे अगर रेट चल रहा है तो 21 20 में आपको मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि 21 रुपीज 30 पैसे में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बायर सेलर्स नहीं होते हैं। तो किस में ज्यादा बायर सेलर है ये हमको यहाँ वॉल्यूम से पता चलेगा। इसको सॉर्ट करेंगे, जो टॉप में वॉल्यूम दिख रहे हैं, टॉप के 100 इसमें है, इसमें आप ट्रेड करिए तो आपको चांस है कि आपको करेक्ट प्राइस मिल जाएगी। और दूसरा करेक्ट प्राइस मिलने का रास्ता ये है कि जब आप इसको खरीदने जाओगे, ये सिर्फ स्टॉक को नहीं किसी भी चीज को आप खरीदने जाओगे तो इसमें ये लागू है कि आप इसमें मार्केट डेप्थ देखिए। यहाँ पर जो है बिड और ऑफर को हमको हमेशा देखना है। इन दोनों में अगर फर्क बहुत बड़ा है तो उस चीज को हमको तुरंत खरीदना नहीं है। ओके, अभी मार्केट बंद है इसके लिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। मैं आपको एग्जांपल के लिए किसी और चीज का दिखाता हूँ, जैसे कि क्रूड ऑयल का भी ट्रेडिंग चल रहा है। लेट मी जस्ट शो इट, बट ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। जैसे कि सिल्वर का देखिए, 96,051 और 96,064, 4965, इसमें कितना रुपए का फर्क दिख रहा है? 10 रुपए का फर्क है। 1 लाख रुपए की चीज में 10 रुपए का फर्क है, विच इज नेग्लिजिबल, तो इसको हम खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इस चीज में बड़ा फर्क है, बड़े फर्क वाला भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए क्रूड ऑयल मार्च का है कि ये ऑप्शन का है खाली, बट फर्क देखिए 653 698, 700 रुपए की चीज में 50 रुपए का फर्क, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो अभी खरीदने के लिए जो बायर सेलर यहाँ पर मार्केट में खड़े हैं, उसमें 653 में कोई खरीदने की इच्छा रखता है, दैट इज द बेस्ट बायर, बोल रहा है कि मैं 653 में खरीदूंगा, लेकिन सेलर जो है वो बोल रहा है कि मैं 698 में ही बेचूंगा, 653 में नहीं बेचूंगा। ये उसी तरह से होता है जैसे हम लोग मार्केट में शर्ट खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं 350 में देना है तो दे दो, और शॉपकीपर बोलता है नहीं 400 में लेना हो तो ले लो। तो इसी तरह से यहाँ पर चल रहा है, देखिए 700 और 653, बहुत बड़ा फर्क है। ये जब तक फर्क छोटा नहीं होगा, ये ट्रेडिंग जो है सही जा रही है कि नहीं जा रही है हम कह नहीं सकते। इसी तरह से हमको ये जो बिड आस्क का डिफरेंस है, ये हमेशा देखना है किसी भी प्रकार की परचेसिंग है। ओके, और ईटीएफ से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ईटीएफ का मतलब, ईटीएफ क्यों बने हैं, ईटीएफ मोस्टली बने हैं सेक्टर वाइज, मतलब कि बैंकिंग का ईटीएफ बना है, बैंकिंग के स्टॉक्स का। ओके, निफ्टी के स्टॉक्स का निफ्टी 20 बना है। सिल्वर, सिल्वर को हम ट्रेड करते हैं, सिल्वर मैंने रिसेंटली ग्रुप में ट्रेड किया है, जो लोग ग्रुप में है वो जानते हैं। 84 से 86 की रेंज में हमने इसको बाय किया है, और 96 और 97 का हमारा टारगेट है। 94 तक सिल्वर आ चुका है। ओके, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द ईटीएफ, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अगर सिल्वर अभी मार्केट में जंप कर जाए तो भी मुझको ये कल ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि कल मार्केट शुरू होने के बाद ही मैं इसको ट्रेड कर पाऊंगा। दैट इज व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। ओके, ये क्योंकि फंड है, इसमें हमारी रिस्क थोड़ी लिमिट हो जाती है। हम लोग एक स्टॉक नहीं खरीद रहे, हम लोग पीएसयू बैंक भी जब खरीद रहे हैं तो हम पीएसयू की 10-12 बैंक्स का एक ग्रुप खरीद रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली एसबीआई होगा, प्राइवेट सेक्टर के सारे, पब्लिक सेक्टर के सारे बैंक्स होंगे। अगर हम पीवीटी बैंक ईटीएफ खरीदते हैं, पीवीटी बैंक ईटीएफ, तो इसको जब हम खरीदते हैं तो हमने कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरह के सारे प्राइवेट बैंक्स का एक बास्केट खरीद लिया, और हम लोग इसको लेके अगर होल्ड भी करें कुछ देर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू नीचे जाएगी भी तो हम होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट जब ऊपर आएगी तो ये ऊपर जल्दी आएंगे। दूसरा, हमको ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, एनुअल सीएजीआर आपका कैलकुलेट करना है, मतलब कि साल के एंड में मैं अगर एफडी में 7% कमा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में 10 या 12% कमा रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में मैं कितना कमा रहा हूँ, ये हमको अगर नहीं देखेंगे तो फिर पूरी मेहनत बेकार है। वी हैव टू मॉनिटर के हमारा रिटर्न जो है सालाना कितना आ रहा है। ये कैसे करते हैं, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन शॉर्टकट में बता दूं तो XIRR नाम का एक फॉर्मूला है एक्सेल में, उसको आप डेट्स और अमाउंट्स लगा के यूज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप, शॉर्ट में मैं भी बता दूं कहाँ जा सकते हो, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड screener.in। कोई भी अगर आपको बंदा बोलता है कि चल टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स नहीं कोई और स्टॉक ले लेते हैं, चलिए एक कोई स्टॉक का नाम बताइए मुझको जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है ग्रुप में, एनीवन? अभी पॉपुलर वाला नहीं बताओ प्लीज, अभी थोड़ा जो कम लोगों को पता है ऐसा कोई स्टॉक का नाम बताइए, एनीवन? चलिए, प्लीज गिव मी एन एग्जांपल। आती इंडस्ट्री। मोहिनी जी बोल रही है सीएमएस इन्फो। ओके, सीएमएस इन्फो, अगर कोई मुझको ये स्टॉक बोलता है सीएमएस इन्फो ले लो, तो मैं पहले जाऊंगा स्क्रीनर पे और सीएमएस इन्फो पे सर्च करूंगा। अब मैं इसमें से क्या क्या देख सकता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस का एक शॉर्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है और किस तरह से बिजनेस कर रही है, पहले इसको जान लो, उसके बाद ही उसके स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचो। करंट प्राइस 458, मार्केट कैप 7459। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है, इस कंपनी की वैल्यू होती है। प्राइस कितना भी बड़ा छोटा हो, उससे कंपनी बड़ी या छोटी नहीं होती। कंपनी बड़ी है छोटी है ये समझने के लिए हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है रिलायंस। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना मैं आपको दिखा देता हूँ, 16,60,000, 61,000 करोड़। दिस इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया विद द मैक्सिमम मार्केट कैप 16 लाख करोड़ के आसपास। हम लोग सीएमएस को जाके फिर से देखते हैं, वो है 7,000 करोड़। तो इसका मतलब ये हो गई स्मॉल कैप कंपनी। ओके, आपने म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सुना होगा, उसका मतलब आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि जो म्यूचुअल फंड इस तरह की कंपनी लेता है जिसकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़, 2,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इस तरह से है, इनको कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनी। और जो 1 लाख करोड़ के ऊपर है अप्रोक्सीमेटली, वो कहे जाते हैं लार्ज कैप कंपनी। और जो बीच में पड़ते हैं
वो होते हैं मिड कैप कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने सीएमएस में फंडामेंटली ये सीखी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत स्मॉल नहीं है लेकिन है, छोटी कंपनी है, तो हमको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि साल में ये कंपनी कितना सेल कर रही है। कंपनी की वैल्यू मार्केट में हो गई 7,000 करोड़, और ये सेल कर रही है 2-3 हज़ार करोड़ का। अब ये जो सेल और मार्केट कैप का रेशो होता है वो रफली 10 के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि 2,000 करोड़ का अगर ये सेल कर रही है तो इसकी वैल्यूएशन अगर 10,000 करोड़ तक है, 10-15 हज़ार करोड़ तक है तो ठीक है। बहुत ही ज्यादा है तो हमको डाउट करना चाहिए कि ये 10 साल की सेल्स पकड़ने के बाद भी उसके भी ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैसे चली गई। थोड़ा इन्फ्लेटेड प्राइस हो सकता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस के ऊपर बढ़ता घटता है। आज की मार्केट प्राइस 450 है, अगर कल के कल ये प्राइस 600 हो जाए तो ये 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन करंट मार्केट प्राइस। ओके, ये मार्केट प्राइस अगर 450 से घट के कल 100-200 हो जाए तो ये जो मार्केट कैप है वो 7,500 से 3,400 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो ये हमको देखना चाहिए फंडामेंटली कि सेल्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है। अब दूसरी चीज हमको प्रॉफिट एंड लॉस में समझनी है कि ये सेल्स बढ़ रही है या घट रही है पिछले कुछ सालों में, और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, इसके बावजूद भी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है नहीं हो गई है ये नहीं पता चलेगा। इसका क्या मतलब है प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है सेल्स बढ़ रहा है। लेकिन उस स्टॉक की प्राइस अगर इससे भी ज्यादा फास्ट बढ़ी है तो शायद ये प्राइस गलत है। तो उस चीज को कैप्चर करने के लिए एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पीई, या प्राइस टू अर्निंग। ओके, ये यहाँ पर मिलती है आपको। अगर यहाँ पर आपके अकाउंट में नहीं दिख रही है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस screener.in पे जाके रजिस्टर करिए अपने आप को। गूगल का अकाउंट यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और प्राइस टू अर्निंग अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो आप इधर टाइप कर सकते हो प्राइस टू अर्निंग, और आप इसको जब फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके, ये रेशो आपको आ जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर रेशो है फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको पीई भी कहा जाता है, प्राइस टू अर्निंग भी कहा जाता है। तो ये पीई कितना होना चाहिए, इसका कोई हम रूल सबके लिए एक नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइज फर्क पड़ता जाता है। ये कंपनी किस इंडस्ट्री की है ये हमको देखने के लिए पीयर्स में जाना पड़ेगा। पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो हमको दिखेगा सीएमएस इन्फो, और उसकी उसी की इंडस्ट्री में जो पढ़ते हैं इस तरह के कुछ और कंपनीज। अब इनका पीई कितना है ये हमको देखना है। अगर हमने जो चूज की है उसकी कंपनी का पी 20 या उससे कम है और बाकी कंपनी से भी कम है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसका प्राइस बहुत महंगा नहीं है। ओके, आगे जाके चार्टिंग पे देखना पड़ेगा कि सच में महंगा है या अभी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स के लिए हमको पी देखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं हो, 100 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं हो। उसके बाद हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट का एनालिसिस आता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। वी जस्ट सॉ एन एग्जांपल ऑफ फ्रीलांस चार्ट। इस पे ये जो लाइंस दिख रही है, इस लाइंस की मदद से हम इस प्राइस का ये ज़्यादा महंगा है या कम महंगा है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। ओके, दिस इज 200 डेज का मूविंग एवरेज, मतलब 200 दिन की एवरेज प्राइस है ये ब्लैक लाइन। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि भले आज की रिलायंस की प्राइस 1226 है, पिछले 200 दिनों की एवरेज है 1386। ओके, इसके नीचे ये चल रही है। ये जो ऑरेंज लाइन है ये 50 दिन की एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन है वो 20 दिन की एवरेज है। इन एवरेज की तुलना में प्राइस ऊपर या नीचे है, इससे हमको पता चलता है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। रिलायंस फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये है इन शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस। इसको आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। और इन दोनों चीजों को सीख के प्रैक्टिस करके अगर 2 साल के बाद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी, तो डू नॉट हेजिटेट टू क्विट। हर बिजनेस हर किसी के लिए होता नहीं है, लेकिन अगर सीखने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी चीज को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके लिए बुक्स पढ़ना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस पॉइंट पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दिस इज अ वेरी पॉपुलर बुक एंड लॉट ऑफ millionaires also have taken support from this book when building wealth। एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है ये चीज समझने के लिए हमको ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी को पढ़नी चाहिए, और हो सके तो बार बार पढ़नी चाहिए। दिस बुक इज कॉल्ड एज रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और काफी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है, लगता है बाकी सारी भारत की भाषाओं में ये अवेलेबल है। बस आप ढूंढ लीजिए अमेजोन पे, आपको इसकी कॉपी आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगी। बट ये बुक बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो
पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। ओके, दैट इज व्हाट आई वुड से। अब हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जाएंगे, ये रिस्क अवॉइडेंस का ही कंटिन्यूशन करेंगे, उसके बाद मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस पे जाऊंगा। ओके, लोग एक पोर्टफोलियो सैंपल, मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो एनालिसिस हम लोग करेंगे। सो अगर आपने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स खरीद रखे हैं और आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, तो मैं आपको मेथड बताता हूँ। फर्स्टली, इस मेथड के लिए आपके पास अगर पीसी है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो फोन पे ये थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है, बट फोन पे भी आप कर सकते हो। फोन के ऊपर गूगल शीट्स नाम का एक ऐप है, जिसको ओपन करके आप ये काम कर सकते हैं। ओके, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गूगल अकाउंट में स्प्रेडशीट्स आपको ओपन करना है। स्प्रेडशीट इज सिमिलर टू एक्सेल शीट्स, अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो ये उसी का ऑनलाइन वर्जन है। ओके, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, मुझको बस कंफर्म कीजिए दिख रहा है आपको ठीक से। कैन ऑल ऑफ यू सी दिस शीट क्लियरली? Yes. ओके, तो अगर आपके पास गूगल शीट है और आपके पास कोई स्टॉक आपने लिया है, तो फर्स्टली उसका नाम यहाँ पर लिखिए। ये नाम का स्पेलिंग जो है कैपिटल में वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके डीमैट अकाउंट में आपको दिखा है, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक सिंबल यूज बाय गूगल फॉर फाइंडिंग आउट द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि साइड में इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, गूगल फाइनेंस ब्रैकेट में NSE कॉलन एंड, फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, दैट इज NSE एंड A3 कॉमा, फिर लिखता हूँ प्राइस। इससे क्या होगा, इससे लाइव जो प्राइस है रिलायंस की, ये मेरे शीट में अपने आप से पुल हो जाएगी। ये मार्केट जब चालू होता है तो हर 10-20 मिनट में रिफ्रेश होती है, एकदम से लाइव नहीं मिलेगी आपको। जिस फ्रीक्वेंसी से गूगल को डेटा मिलता है NSE की तरफ से, उसी फ्रीक्वेंसी से ये अपलोड होगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जो प्राइस लिखा हुआ है, लुक एट दिस। ये जो प्राइस लिखा हुआ है, ये पैरामीटर हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्राइस की जगह पे मार्केट कैप अगर लिख दूं, तो मेरा उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं, SBI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 643,000 करोड़, 643,158 करोड़। मैसडॉक 85,000 करोड़, एक्सिस बैंक 312,000 करोड़। अब इसको यूज करके मैं ये कंपनी लार्ज है या मिड है या लार्ज है या स्मॉल है, ये यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ। ओके, एनीथिंग दैट इज मोर देन 1 लाख करोड़ लार्ज, 20,000 to 1 लाख करोड़ मिड, लेस देन 20,000 करोड़ स्मॉल। ओके, अब इससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में आगे जाके आप लिखेंगे ये किस इंडस्ट्री का आपका स्टॉक है, बैंक, शिप, बैंक, ऑटो, होम। अगर आपने कहा कि पता नहीं है, तो ये फर्स्टली आपकी गलती है, क्योंकि ये स्टॉक किस कंपनी, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ये जाने बिना अगर आपने ये स्टॉक लिया है, तो आपको लेना ही गलत था। किसी फ्रेंड ने बताया, किसी ने बताया, इसलिए मैंने ये स्टॉक ले लिया। कब बताया, उसी दिन बताया तो उसी दिन ले लिया, ये गलत मेथड है ट्रेडिंग का। किसी भी चीज को लेने से पहले पहले देखिए वो चीज किस कंपनी की है, वो कंपनी क्या करती है, किस इंडस्ट्री में है, प्रॉफिटेबल है नहीं है, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा एटलीस्ट जितना आपको आता है उतना देख लीजिए। उसके बाद आपको अगर भरोसा हो जाए ये लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप है, चलो ठीक है, बहुत छोटी नहीं है, पेनी स्टॉक नहीं है, तो ले लिया। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में आपको समझेगा ये करेक्ट टाइम है क्या, ये करेक्ट प्राइस है क्या इस चीज को लेने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम आज जितना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने अगर ले रखा है तो इस तरह से आप आपका पोर्टफोलियो एनालाइज एटलीस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि किस मार्केट कैप में मेरी कंपनी पड़ती है, लार्ज है, मिड है या स्मॉल है, किस इंडस्ट्री में पड़ती है। क्वांटिटी आपकी जो भी आप लिख लोगे, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन आ जाएगी, जो आज की प्राइस है और क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसको आज की वैल्यूएशन निकाल सकते हो। जरूरी क्या है इसके बाद देखना, कि आप इसको परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज शेयर, मतलब कि आपकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू जो है, तो मैं इसका भी पेट्रोल इंडस्ट्री, आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितने परसेंट शेयर
किस कंपनी में है। ओके, इसको हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूएशन। आपकी टोटल अगर 1,27,000 इन्वेस्टेड है, उसमें से कितने रिलायंस में है, मान लो 13,000 है, एसबीआई में 18,000 है। ओके, इससे आपको पता क्या चलेगा कि आपके लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर है। ये देखिए, मैं लार्ज कैप को मार्क करता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लार्ज कैप मार्क हो गए। तो कितना परसेंटेज है, 1 2 3 4 5, इतने। इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर नीचे मुझको टोटल इसका दिखाई देता है 63%। तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में 63% लार्ज कैप है। तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने ज्यादातर कंपनियों में रिस्क कम ली है। ठीक है, फिर मिड कैप का आपका कितना पोर्शन है, यहाँ पर 8% है, यहाँ पर 1% है, और यहाँ पर 19% है। आपने 29% पैसे मिड कैप में अगर डाले हुए हैं, तो आपको थोड़ा, वो भी ठीक ही है। स्मॉल कैप में आपके बहुत कम पैसे है, यहाँ पर 3% है, यहाँ पर 1% है। 4% कम पैसे सिर्फ आपके स्मॉल कैप में है। इस तरह से आप आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल पोर्टफोलियो है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनियों में कितने लार्ज कैप है, कितने मिड कैप है, और मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना परसेंट मैंने रिस्क मिड कैप में लिया हुआ है, कितना परसेंट मैंने लार्ज कैप में लिया हुआ है। आपको स्मॉल कैप में कम से कम रिस्क लेना चाहिए। ओके, स्मॉल कैप में आपके 5% ही पैसे लगे होने चाहिए। ठीक है, और ज्यादातर पैसे आपके लार्ज कैप में होने चाहिए। सेम चीज हम लोग इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। अगर आप ये लिख ले यहाँ पर कि ये कंपनी किस इंडस्ट्री में पड़ती है, जैसे रिलायंस इन पेट्रोल्स है, एसबीआई बैंक में है, मैजरॉक शिपिंग में है, एक्सिस बैंक में है, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, होम बिल्डिंग में हुडको है, आरसीएफ इज इन एग्री, प्रेस्टीज इज इन एग्री, सॉरी प्रेस्टीज इज इन होम बिल्डिंग, रेलटेल इज इन रेलवे, मॉन 100 ये एक फॉरेन का ईटीएफ है, नेस्डेक का, विच इज आईटी। तो ईटीएफ यूएसए का है, लेकिन इसको मैं आईटी लिख लेता हूँ बिकॉज ये टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया। और ओएनजीसी एनर्जी सेक्टर है। अब इसको देखने के बाद भी एक करिए कि आपका ज्यादातर पैसा फाइनेंस सेक्टर में हो तो सेफ है, जैसे बैंकिंग में या फाइनेंस के सेक्टर में है तो सेफ है। ठीक है, बिकॉज फाइनेंस इज द सेक्टर विच इज एवरग्रीन, और हर हर इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए फाइनेंस का सबसे बड़ा हाथ होता है। ठीक है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जाके देखिए। आपके अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप कैसे देख सकते हैं, ये भी इस बहाने से मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू गो टू म्यूचुअल मनी कंट्रोल एंड यू गो टू एनी फंड लाइक, चलो एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड देख लेते हैं। ओके, किसी भी फंड में जाइए, आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसने किस कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे टॉप टॉप के सेक्टर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सॉर्ट किया होता है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ओके, टॉप के इसके दो होल्डिंग्स जो है दोनों फाइनेंस सेक्टर के हैं। ठीक है, उसके बाद भले इंफोसिस भारतीय, बट अगेन फाइनेंस का यहाँ पर कंपनी है। ठीक है, विच इज बजाज फाइनेंस। इसका क्या मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है फाइनेंस की कंपनीज में ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये एवरग्रीन सेक्टर है। इसमें आपको पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये पैसे की ही इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो आपको देखना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो किस सेक्टर में ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर मेरा कोई नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर हो गया, जैसे मैजडॉक इज अ स्पेसिफिक शिपिंग इंडस्ट्री, बहुत स्पेसिफिक कंपनी हो गई। कॉमन जैसे हिंदुस्तान लीवर अगर आपके पास है तो ये कंज्यूमर सेक्टर में हो गया। वो उसको डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये कंज्यूमर, तो जो कंज्यूमर चीजें यूज करता है वो तो यूज करता ही रहेगा। तो उसमें कभी नीचे अगर गया भी स्टॉक तो वापस आ सकता है। तो आपका एक्सपोजर जो है आपके पोर्टफोलियो का किस सेक्टर में ज्यादा है वो देखिए। कंज्यूमर सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में अगर है तो आप सेफ हो। उसके अलावा के जो सेक्टर है ऑब्वियसली आपने रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री ऊपर नीचे होती रहती है, होम बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, किसी भी और इंडस्ट्री की हम बात करें, आईटी की अगर हम बात करें, इवन टेक्नोलॉजी सेक्टर की, आप गोइंग अप एंड डाउन बेस्ड ऑन यूएस के पॉलिसीज कैसे चेंज हो रहे हैं, चाइना में क्या सप्लाई बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है। बट इफ यू आर इनटू फाइनेंस एंड कंज्यूमर सेक्टर ज्यादा करके, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सेफ होता जाता है। तो थोड़ा सेफ के लिए रिस्क ज्यादा मत लीजिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस। अगेन कुछ टिप्स है जो हम ट्रेडिंग के या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये इन टिप्स पे मैं आपको आज का सेशन क्लोज करूंगा। दिस इज फ्रॉम वन ऑफ आवर सेशंस ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। फर्स्टली, आपका कैपिटल हमेशा एक स्टॉक में नहीं लगा रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्टॉक्स भी नहीं होने चाहिए। 5 से 10 स्टॉक्स ठीक है, लेकिन आपके पास अगर 50 60 70 80 स्टॉक्स बने हुए हैं आपके पोर्टफोलियो में, चेक करिए अगर वैसा हो रहा है तो आपका पोर्टफोलियो जो रिटर्न देगा वो म्यूचुअल फंड की तरह ही
कॉमन रिटर्न मिल जाएगा आपको 10 या 12%, क्योंकि कोई एक स्टॉक डबल हो जाएगा, कोई एक स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, कुल मिला के आपको 10-12% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड की तरह ही है या म्यूचुअल फंड से कम है, तो आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप भले ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डाल के आप अपने जॉब पे फोकस कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग की मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड से दुगना एटलीस्ट हो रहा है, और हो रहा है कि नहीं, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये कैसे करना है अगर आपको सीखना है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, ये कोर्स मैं करता हूँ। ये क्रैश कोर्स होता है, 2 महीने तक चलेगा। इसके हफ्ते में 3 सेशंस होंगे। और आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है, इस कोर्स की नॉर्मल फीस 4999 है। लेकिन आपको, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, यू विल ऑब्वियसली गेट सम डिस्काउंट फ्रॉम मी। और इस कोर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके एक मेंबर यहाँ पर है, एक नहीं है, ज़्यादा है एक्चुअली। नीता मैडम वेलकम। कब ज्वाइन हुए आप? नीता मैडम, आर यू देयर? लुक्स लाइक शी इज बिजी। कोई और है? अगर आई कैन ask them to share their experience in some time. Okay. Meanwhile, we'll come back to the tips. स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अलग से कैपिटल रखिए, आपके सेविंग्स में से या एसआईपी वाली अमाउंट में से या म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में से उठा के आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करिए, बिकॉज इट इज अ सेपरेट बिजनेस दैट नीड सेपरेट कैपिटल एंड सेपरेट टाइम एंड डेडिकेशन। ओके, हर ट्रेड में 10 या 20% ही कैपिटल यूज करिए। एक सेक्टर में 2 ट्रेड्स कभी मत लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के 3-3 कंपनी लेके रखिए, ऐसा मत करिए। एक टाइम पे एक ही स्मॉल कैप, जैसे मैंने बताया, आपका 5 to 10% एक्सपोजर स्मॉल कैप की ट्रेड में होना चाहिए। बहुत सारे स्मॉल कैप्स कंपनी लेके रख लिए और मार्केट में कुछ उथल पुथल हो गई, तो आप बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। टोटल एनालिसिस पहले करिए, बाद में प्राइस का चार्ट देखिए। ओके। अगर मार्केट ठीक से नहीं चल रहा है, जैसे कि पिछले 6 महीने से हो रहा है, तो आप कैश हाथ में लेके बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग करना, हर टाइम ट्रेडिंग करना हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको विदाउट ट्रेडिंग भी बैठना पड़े, तो दैट इज गुड। जो आपकी अवेलेबल कैपिटल है, वो आपकी अपर लिमिट है, सारी यूज करनी है ऐसा नहीं है। पोजीशन साइजिंग नाम की एक चीज होती है। पोजीशन साइजिंग मतलब आप किस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी लेंगे। ये पोजीशन साइजिंग एक अलग टॉपिक है जो कोर्स में कवर होता है। लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊं, तो आप जितनी रिस्क लेना चाहते हो एक स्टॉक के ऊपर, उसकी तुलना में ही आप उतनी क्वांटिटी लीजिए। अगर आप 500 रुपए की रिस्क झेल पाते हैं और एक स्टॉक में आप 100 रुपए की रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप 5 क्वांटिटी लीजिए। अब 100 रुपए के रिस्क कौन तय करेगा? या आप तय करेंगे बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल एक ट्रेड लिया था, ग्रुप में किसी ने शायद मेरे साथ लिया होगा, HDFC AMC। ओके, उस ट्रेड का मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय रिस्क। ओके, ये ट्रेड हमने कल लिया था 3888 में। अब इसमें मैं रिस्क कितना लेना चाहूंगा, ये मैं डिसाइड करता हूँ। दिस इज माय डिसीजन कि इस स्टॉक का प्राइस अगर 3600 के नीचे चला गया, तो मैं इसको बेच दूंगा। जो मेरा 200-250 रुपए का लॉस है, मैं वो लॉस सहन कर लूंगा। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, तो मेरी मेरी आइडिया ये है, मेरा प्लान ये है कि ये स्टॉक जो है तकरीबन 4800 के आसपास जाएगा। ओके, सो दिस इज माय बाइंग पॉइंट, दिस इज माय एंट्री पॉइंट, दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय स्टॉप लॉस और रिस्क। इतनी रिस्क मैं लूंगा इतना प्रॉफिट होने के लिए। ओके, 200 रुपए की रिस्क लूंगा मैं 800 रुपए के प्रॉफिट के लिए। 200 रुपये अगर माइनस हो गया तो भी मैं बाहर आ जाऊंगा, नहीं तो मैं 800 रुपये प्लस होने तक भी वेट करूंगा। ओके, ये 200 रुपये अगर मेरे रिस्क एक स्टॉक में है और मेरी टोटल एक ट्रेड पे रिस्क लेने की कैपेसिटी 400 रुपये है, तो मैं 2 क्वांटिटी लूंगा। 1000 रुपये है तो मैं 5 क्वांटिटी लूंगा। दिस इज हाउ पोजिशन साइजिंग वर्क्स। थोड़ा डिटेल में और डिस्कस होता है, ये एक सेपरेट टॉपिक है पोजिशन साइजिंग, लेकिन अभी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लोबल मार्केट्स पर भी वॉच रखना होता है। आज उसके ऊपर हम नहीं बात कर पाए, बट इंडिया विक्स नाम का एक इंडेक्स होता है, उसको एटलीस्ट देखा करें। अगर ये इंडिया विक्स 17 के ऊपर है, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसलिए आई टेल यू, इंडिया विक्स किसी भी आप डीमैट अकाउंट में आपके चले जाइए, इंडिया विक्स टाइप करिए तो इंडिया विक्स का चार्ट आ जाएगा आपके सामने।
ये अभी 14.5 चल रहा है, ये अगर 16-17 के ऊपर चला जाए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमको जनवरी में गया था, तो आपको ट्रेडिंग स्टॉप करनी चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ों के जो प्राइसेस है बहुत ही वोलेटाइल हो जाते हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होना बहुत चालू होते हैं, तो उस टाइम आपको अनसर्टेनिटी होती है, ग्लोबल कुछ इवेंट हो सकता है, इंडिया का इवेंट हो सकता है, या शायद इलेक्शन रिजल्ट्स पास में आ गए हो, ऐसे कोई भी स्थिति हो सकती है। नॉर्मल रेंज ऑफ विक्स इज बिटवीन 10 and 15, तो उस रेंज को बाहर जाके अगर वो तोड़ रहा है तो आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेडिंग करना चाहिए, कम क्वांटिटी से करिए, कम ट्रेड्स करिए, कम अमाउंट से करिए, इसमें से कोई भी आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक दिस वाज गुड सेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। अगर अभी किसी भी पॉइंट पे कोई आपके सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स आप पूरा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में भी कुछ सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करूंगा मैं। इट विल बी अगेन इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, बट इफ यू आर मराठी तो मराठी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Anybody interested in joining a full course on swing trading? If you have any question on the course, you can ask that as well. हेलो। हॅलो सर, हाँ बोला। मानसी बोलते. हाँ मानसी बोला मॅडम. कोकाटे. हाँ बोला मॅडम. हा हा सर, माझं एक क्वेश्चन होतं. तुम्ही जे सुरुवातीला बोललात की पोर्टफोलिओ तुमचा जर समजा 30-35 हजारचा खर्च असेल तर 1 CR चं तुम्हाला पोर्टफोलिओ पाहिजे. बरोबर. तर मग तो पोर्टफोलिओ कुठे पाहिजे, म्हणजे म्युच्युअल फंड, स्टॉक्स की म्हणजे कसं, आणि त्याच्यामधून स्वॅप चालू असेल तर कसं, म्हणजे ते मला नाही समजलं. नाही नाही, लॉंग टर्म पोर्टफोलिओ तुमचा आयदर म्युच्युअल फंड मध्ये किंवा ईटीएफ मध्ये पाहिजे. अच्छा. हा, कारण मग त्याच्याकडे तुम्हाला ओके. ध्यान नाही द्यायचंय. तुमचा ट्रेडिंगचा पोर्टफोलिओ वेगळा असेल. तुमचा ओके. रिटायरमेंटचा पोर्टफोलिओ आयडियली शुड बी इन म्युच्युअल फंड्स. इफ यू कॅनॉट ऍक्टिव्हली मॅनेज और इफ यू आर थिंकिंग ऑफ हा मॅनेजिंग ऍक्टिव्हली तर मग ईटीएफ मध्ये चालेल. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हा थोडे रिटायरमेंट, आपण रिटायरमेंट बद्दल बोललो की रिटायरमेंटचा पोर्टफोलिओ पाहिजे तर तो मग म्युच्युअल फंड मध्येच पाहिजे. आइडियली म्यूचुअल फंड में पाहिजे, कारण त्याच्यातनं आपल्याला SWP सेट करता येते. SWP जो होता है, ओके. सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो होता है, वो हम हा म्यूचुअल हा फंड के ऐप में सेट कर सकते हैं ठीक से, ताकि आपको बरोबर. उस अमाउंट का जो 4% एनुअली का रूल होता है SWP का, 4% एनुअली हा मतलब 1 CR का पोर्टफोलियो तो आप 4 lakhs एनुअली विड्रॉ करोगे. मंथली जो भी आएगा वो अमाउंट आप विड्रॉ करोगे. 30-35,000 का आप विड्रॉल स्टार्ट करके आप जॉब नहीं भी करेंगे तो आपको वो अमाउंट आती रहेगी. एंड दैट अमाउंट विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग. इफ यू कीप 4%, तो SWP में क्या होता है, आपकी अमाउंट बढ़ती भी रहेगी, लाइफ टाइम इनकम भी हम्म. देगी, कभी खत्म भी नहीं होगी. दैट इज व्हाट इज SWP. ओके. मतलब जब भी ऐसा सिचुएशन अभी अगर रहेगा, ये चालू है, जैसा मार्केट डाउन भी रहेगा तभी भी निकाल सकते हैं. कभी भी निकाल सकते हैं. SWP विल ओके. गिव यू मनी वेदर मार्केट गोज डाउन और अप. वो पैसा आपका उतना बाहर आते रहेगा. वो रिकवर कब ओके. होगा, जब मार्केट रिकवर होगा तो वो रिकवर हो जाएगा. आप 1 CR में हाँ से 1 CR में से आप 30,000 ही निकाल रहे हैं ना. हाँ 4% ना, एनुअल 4%. एनुअली 4%, करेक्ट. ओके. ठीक है, तो वो है. अगर हमारा हाँ मंथली खर्चा 30-35 हजार है तो आज की तारीख में 1 CR की हमारी पोर्टफोलियो हमको प्लान करनी चाहिए. ऑब्वियसली इसमें कुछ बराबर. कुछ यंग लोग हैं इस ग्रुप में, तो उनको ऑब्वियसली 10 ओके. साल आगे की अगर सोचनी है तो वो 2 CR के बारे में सोच सकते हैं या 3 CR के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम भी है. हाँ, वो आगे का है. हम लोग अभी 2025 की बात कर रहे हैं. राइट, 2025 की बात कर रहे हैं. हाँ 30,000 जिसका इनकम है उसको 1 CR का पोर्टफोलियो लेके आराम से रिटायरमेंट हाँ. प्लानिंग कर सकता है. ओके ओके ओके. थैंक यू. ओके, शायद मेरे ओके. दूसरे किसी से आवाज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. सर हाँ बोला. हे सर, आता स्विंग ट्रेडिंग, आता मार्केट क्रॅश होतंय, मग त्याच्यामध्ये आपण करूच शकत नाही ना हे. जरी आपली आता स्ट्रॅटेजी किती चांगली असेल पण ते मार्केट क्रॅश मध्ये काही वर्क होतच नाही. बरोबर बरोबर. मार्केट डाऊन ट्रेंड मध्ये असतं तेव्हा वर्क होत नाही. त्यावेळेस मोस्टली जो विक्स आहे तो 15-16च्या वरती जातो. त्यावेळेस आपण स्टॉप करू शकतो. त्यावेळेस आपण होल्ड करू शकतो. काही चांगले स्टॉक्स असतील तर होल्ड करून ठेवायला हरकत नाही. फॉर एक्झाम्पल काही आमच्या ग्रुपमधले आहेत तर त्यांनी स्टॉक्स चांगले लार्ज कॅप घेतलेले आहेत तर ते होल्ड करून ठेवलेले, काही प्रॉब्लेम नाही. पण जेव्हा मार्केट रिकवर करेल त्यावेळी आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटीज मिळत जातात. आणि असं नाही की आज आता आज फॉर एक्झाम्पल आज पण मार्केट डाऊन होतं, पण आज सुद्धा काही स्टॉक्स वरती गेलेले आहेत. आपल्याला ते सर्च करता आले तर आपण लिमिटेड अमाऊंट मध्ये करायला लागतं. अशा सिच्युएशन मध्ये आपल्याला फुल अमाऊंट नाही करायचं आहे अशा सिच्युएशन मध्ये. ओके, थँक्यू.
ओके, कारण कुठल्याही बिझनेसमध्ये असा फेज येतोच. त्यामुळे कसं आहे, आपण शिकून ठेवलेलं बरं असतं. कुठल्या फेजमध्ये नाही करायचं, कुठल्या फेजमध्ये करायचं, हे सुद्धा आपल्या शिकण्यातलाच एक भाग आहे. सर असं आपण ते दर 2 महिन्याने 1 महिन्याने सगळ्यांसाठी फायनान्शियल सेशन तुम्ही अरेंज करता. मग या अशा आपल्या या शिकण्यातून कुठे मार्केटमध्ये फसणार नाही आम्ही आणि तुमचं एवढं हात पाठीशी असल्यावर पैसा लॉस होण्याची काही भीती नाही. आपण योग्य वेळी मार्गदर्शन करता आम्हाला. थँक्यू. आपण पैसा लॉस करण्यासाठी फक्त मिस्टेक्स अव्हॉइड करायचे आहेत. हो सर. आपल्याला त्या स्पेसिफिक ऑब्व्हियस आहेत ना, त्या मिस्टेक खरं मला बघितलं ना, मला विचारलं तर त्या खूप ऑब्व्हियस गोष्टी आहेत. कोणी म्हटलं ना 4% रिटर्न मंथली, तर तुम्हाला कळायला म्हणजे कुठेतरी बेल वाजलीच पाहिजे की नाही बाबा हे डेंजर आहे. नाही सर, हे माझ्या बाबतीत पण झालं. जेव्हा म्हणजे असं मार्केटचं नाव ऐकलं, मला वाटलं मार्केटमध्ये पैसाचा वरूनच पडतोय. पण हे कळलं नव्हतं की कुणातरी लॉस होऊन तोच आपल्या पदरात येतोय. पण ते नंतर कळालं त्याच्यामध्ये ते तुम्ही जे सांगितलेलं याच्यामध्ये अकाउंट हँडलिंग, पर्सेंटेजच्या जास्त नादी लागून त्याच्यामध्ये पैसा गेलेला आहे थोडाफार. बरोबर. नाही, त्याचं खूप ऑब्व्हियस आहे. त्याला तर मी तुम्हाला मगाशी एक्झाम्पल सांगितलंच, की असं विचारा की तुम्ही ₹1,00,000 ज्याच्याकडे आहेत, त्याच्याकडे काय येतंय? हो सर, बरोबर आहे. हे पटलं मला. खूप छान उदाहरण दिलं तुम्ही. तुम्ही जा ना 100 कोटी वाले माणसं बसलेली आहेत ना इन्व्हेस्ट करायला. हो, बिग फंड बसलेत घेऊन. हां, खूप लोक आहेत ज्याच्याकडे 10 कोटी, 20 कोटी, 100 कोटी इन्व्हेस्ट करायला. आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीयांना ते जाळ्यात ओढतात बरोबर. बरोबर. कारण तुम्हाला माहिती आहे तिथे डाळ शिजणार नाही. येस सर. ओके. ठीक आहे. थँक यू फॉर द फीडबॅक. हां, रमेशजी बोला. तर इन्व्हेस्टिंग आणि स्विंग मध्ये फरक राहतो का? हो, इन्व्हेस्टिंगमध्ये तुम्ही मोस्टली रोटेट करायचा प्लॅन नाही करत. स्विंगचा प्लॅन आहे. इन्व्हेस्टिंग केलं ना, की म्युच्युअल फंड मॅनेजर तुमच्या वतीनं स्विंग करत राहतो. म्हणजे तो एखादा स्टॉक 2 वर्ष ठेवेल, एखादा स्टॉक 2 महिने ठेवेल, ते त्याचं डिसिजन असतं. ओके. बरोबर. मग आपल्याला त्याच्यात बघायचं नसतं. आपण एक विशिष्ट फंड घेतला, की त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिंग स्विंग जे आहे तो म्युच्युअल फंड मॅनेजर करत राहतो. आणि त्याला सर्टन लिमिटेशन असल्यामुळे तो आपल्याला वर्षाकाठी 12, 13, 14% रिटर्न्स काढून देतो. कारण तो पब्लिकच्या पैशावरती खूप मोठी रिस्क घेत नाही. बरोबर आहे. लिमिटेड रिस्क घेतो. आपल्याकडे काय करायचं, आपण लिमिटेड अमाउंटवर जास्तीची रिस्क घेऊन थोडंसं एक्स्ट्रा नॉलेज मिळवून आपण प्रयत्न करतो, की आपण जास्त रिटर्न मिळवावं. आपण जास्त म्हणजे किती? म्युच्युअल फंडच्या डबल, त्यापेक्षा जास्त पण नाही. बरोबर. म्हणजे म्युच्युअल फंडचा रिटर्न तुमचा 12 ते 15% असेल, तर आपलं स्विंग ट्रेडिंगचं टार्गेट असलं पाहिजे 25 ते 30%. ओके. ठीक आहे. ते छोट्या अमाउंटने करायचं. ते छोट्या अमाउंटने हां. करायचं आणि तुम्हाला पुढे जाऊन एखाद्याला वाटलं, की फुल टाईम ट्रेडर व्हायचंय, अमाउंट मोठी करायची आहे. देन यू कॅन डिसाईड, की मी मोठ्या कॅपिटलवर करेल. पण तोपर्यंत म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओ जो आहे तो तुमचा लाँग टर्म पोर्टफोलिओ असला पाहिजे आणि स्विंग ट्रेडिंग हा तुमचा सेपरेट बिझनेस असला पाहिजे. बरोबर आहे. बरोबर. चालेल. थँक्यू सर. ओके. ओके देन. इट वाज वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. मुझको भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू फॉर जॉइनिंग एट दिस लेट टाइम and enjoy the rest of your weekend. Thank you very much. Good night and goodbye.